हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज आपके सामने जो नया पॉइंट लेकर आया हूं मेरे दोस्तों, उसका नाम होगा डीसी जनरेटर जो चल रहा है उसमें डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। क्या नाम है मेरे दोस्तों? डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल करना। कल मैंने जो आपको पॉइंट पढ़ाए थे वो डीसी सीरीज जनरेटर पढ़ाया था, फिर डीसी सीरीज के बाद में अब चल रहा है डीसी शंट। कल मैंने आपको डीसी शंट जनरेटर की डेफिनेशन आपको करा दी है। अब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज जो मैंने पिछले पॉइंट पढ़ा दिए हैं आप मेरी पिछली वीडियो में यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन सभी वीडियो को देखें, अच्छे से पढ़ें, फिर आपके आज का पॉइंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूं अब आगे। और जो नए स्टूडेंट है, प्लीज आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं मैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो रेगुलर छात्र मेरी क्लास ले रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे यार, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। अपने जितने भी दोस्त हैं उनसे जरूर बोलो यार, ताकि मैं लाइव आ सकूं। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे तभी मैं लाइव आ सकूंगा तुम्हारे सामने। तो जल्दी से जल्दी यह है आप लोग करो, फिर मैं लाइव आऊंगा, आपके लिए लाइव क्लास लिया करूंगा। ठीक है दोस्तों, और बेटा आगे बात ये बताना चाहता हूं मैं आपके लिए कि मैं तैयारी आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से करवाऊंगा। आप मेरे साथ साथ चलो, नोट्स बनाओ। बस थोड़ी सी कमी यह है कि सिंपल बोर्ड है, बस इतना सा बात है। बाकी क्वालिटी के अंदर, पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार की कंप्रोमाइजिंग नहीं होगी, बेटर से बेटर आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है ना? तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है आज डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण करना। क्या नाम है? डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण करना। अच्छे से पढ़ना, क्या होता है क्या नहीं होता है अच्छे से बताऊंगा। तो देखो, आज मैं जो इसका डायग्राम बना रहा हूं, पहले देखिएगा। अपन बनाते हैं डीसी शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? डीसी शंट जनरेटर। अब देखो समझ में आएगा आपके, डीसी शंट जनरेटर इसमें क्या होता है कि ये डीसी शंट जनरेटर है। और कैसे डीसी शंट जनरेटर है? यानी कि आर्मेचर के सामने, यानी कि आर्मेचर के समांतर में, आर्मेचर के समांतर में पतले तार है दोस्तों, देखो, और अधिक टर्न है। पतले तार है और अधिक टर्न है, यानी कि आर्मेचर के समांतर क्रम में जो पतले तार अधिक टर्न की वाइंडिंग संयोजित होती है उसे डीसी शंट जनरेटर कहा जाता है। सही है ना? देखो, आर्मेचर के समांतर में, चलो यहां से नहीं दिख रहा होगा तो यहां से तो दिखेगा ना। देखो, आर्मेचर के समांतर क्रम में पतले तो तार है, अधिक टर्न है। जो समांतर क्रम में पतले तार अधिक टर्न की वाइंडिंग संयोजित होती है उसे बोला जाता है डीसी शंट जनरेटर। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, ये चल रहा था आज का कि डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण करना। तो देखो दोस्तों, अपन लोग कर रहे हैं डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, यही है ना? डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण। हाँ जी, देखो, डीसी शंट जनरेटर का क्या कर रहे हैं? वोल्टेज नियंत्रण कर रहे हैं। सही है ना? वोल्टेज क्या कर रहे हैं? नियंत्रण कर रहे हैं। तो आप एक बात समझिएगा। देखो, आपको एक बात बता देता हूं मैं, टेक्निकल के अंदर सबसे मेन बात होती है आपके क्वेश्चन का बेस क्लियर होना चाहिए। उस क्वेश्चन के बारे में आपके माइंड में सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, सारी डेफिनेशन माइंड में क्लियर होनी चाहिए। जब जाके आपका बेस क्लियर होता है, जब जाके आप पेपरों को हल कर सकते हो, उनकी आप एनालिसिस करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो पहले उसके बेस क्लियर होना जरूरी है। दूसरी बात, आपको पता है कि आप ऐसे नहीं होता है कि आप यहीं पढ़ रहे हो और एग्जाम में भूल रहे हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। वो यहाँ भी याद होना चाहिए और एग्जाम में भी याद होना चाहिए, जब जाकर क्वेश्चन वहाँ सही होता है और जब गोले सही भराई आते हैं, जब जाकर आपको सफलता मिलती है। तो देखो, आप वोल्टेज
कंट्रोल करना है तो थोड़ा सा मैं एक बार बता रहा हूँ तुम्हें। देखो चोर कैसे पकड़ा ही आता है, आपको ये देखना है, आप अच्छे से पढ़ो, कुछ नहीं है। ये देखो, अब आप मेरे को ये बताओ ये जनरेटर कौन सा है। कल समझाया था ना, ये सीरीज जनरेटर है, यानी कि देखो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में मोटा तार है दोस्तों और कम टर्न है। देखो मोटा तार है, कम टर्न है, उसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। देखो ये मोटा तार है, टर्न कम है, देखो एक दो चक्कर ही है ना, इसे कौन सा बोलोगे? डीसी सीरीज जनरेटर। समझ में आ गया? अगली बात होती है, देखो आर्मेचर के समांतर क्रम में पतला तार है, अधिक टर्न है। देखो पतला तार है, अधिक सारे टर्न है इसके अंदर, उसे डीसी शंट जनरेटर कहा जाता है। अब देखो यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। अब बात चलती है डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज नियंत्रण। मुझे इसका वोल्टेज को कंट्रोल करना है, तो देखो कल मैंने इसका कंट्रोल कराया था। तो मैं एक बात बता देता हूं मेरे दोस्त, अच्छे से समझना, क्योंकि बेस क्लियर होना जरूरी है। वाइंडिंग कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। अगर वाइंडिंग श्रेणी क्रम में हो तो जो प्रतिरोध लगता है वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए वो हमेशा समांतर क्रम में लगेगा। अगर वाइंडिंग श्रेणी क्रम में हो तो प्रतिरोध इसके सामने लगेंगे आप लोग। हाँ, उल्टा होता है। एक बार और समझो, यदि वाइंडिंग श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध इसके समांतर में लगेगा। तो देखो प्रतिरोध इसके मैंने समांतर में लगा दिया, ये समांतर में लगा दिया। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ये पॉइंट कल पढ़ा चुका हूं, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर चेक कर लेना है ना। लेक्चर नंबर 7-8 में इसको मैंने बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 8 देख लेना। आप लेक्चर नंबर 9 देख रहे हो इस टाइम, ठीक है दोस्तों। अब देखो आज ये पढ़ा रहा हूं मैं, 9 में ये पढ़ाऊंगा। अब बताना आप लोग कि बोलो बाइंडिंग कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। वाइंडिंग कौन से क्रम में है? सामने, यानी कि समांतर क्रम में। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगेगा। उल्टा चलता है, याद रखना, अच्छे से माइंड में सेट करो आप लोग कि यदि अगर बाइंडिंग समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगेगा, और यदि वाइंडिंग श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगेगा। बोलो भूलोगे तो नहीं ना आप? तो देखो इसके मैं प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाऊंगा। प्रतिरोध किस क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम में। ये प्रतिरोध मैंने श्रेणी क्रम में लगा दिया है, ये लगा दिया है प्रतिरोध, सही है। इधर देखो प्रतिरोध किस क्रम में लग रहा है? समांतर क्रम में, सही। अब याद रखना, जो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा होता है इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों डाइवर्टर। क्या बोलते हैं? डाइवर्टर। क्या बोलते हैं? डाइवर्टर। इसको तो डाइवर्टर कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। लेकिन यह प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा होता है ना, जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा होता है उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट या फील्ड रेगुलेटर कहा जाता है। इसके भी 3 नाम होते हैं दोस्तों, और इसका एक नाम होता है। तो देखो याद रखना, जो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगेगा, जो प्रतिरोध कहां पर लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा, उसे क्या बोलोगे आप लोग? डाइवर्टर। और जो श्रेणी क्रम में लगेगा उसके 3 नाम होते हैं, वो आपको मैं भी लिखा दूंगा। समझ में आया ना? तो देखो अब क्या होता है कि इस प्रकार के जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में, हाँ जी देखो थोड़ा डस्टर देखता हूं मैं, हाँ जी देखो इस प्रकार के जनरेटर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार के जनरेटर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। श्रेणी क्रम में क्यों लगेगा भाई? श्रेणी क्रम में यूं लगेगा क्योंकि बाइंडिंग कौन से क्रम में है? समांतर में। जब बाइंडिंग समांतर में है, प्रतिरोध किस क्रम में लगेगा? श्रेणी क्रम में। तो देखो इस प्रकार के जनरेटर में, इस प्रकार के जनरेटर में आराम से पढ़ो। जनरेटर में, हाँ जनरेटर में, सही है ना, जनरेटर में शंट वाइंडिंग के श्रेणी में, शंट वाइंडिंग, हाँ जी शंट वाइंडिंग के श्रेणी में, सही है ना, शंट वाइंडिंग के श्रेणी में एक प्रतिरोध लगाया जाता है, एक प्रतिरोध लगाया जाता है, सही है ना, एक प्रतिरोध लगाया जाता है। बोलो समझ में आ रहा है ना? एक प्रतिरोध लगाया जाता है। इस प्रकार के जनरेटर में वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए शंट बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाया जाता है। अब मेरे दोस्तों इसके क्या क्या नाम होते हैं ये देखो। इसको, हाँ जी अच्छे से देखना, इसको मुख्य रूप से वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सही है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध
यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तनशील प्रतिरोध। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना, परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट। क्या रियोस्टेट, सही है ना, क्या बोलोगे, रियोस्टेट या फील्ड रेगुलेटर कहते हैं, जो श्रेणी क्रम में लगा होता है उसे, यानी कि फील्ड रेगुलेटर कहते हैं। सही है ना दोस्तों, याद रखना इस प्रकार के जनरेटर में वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए एक प्रतिरोध लगाया जाता है। जो प्रतिरोध लगाया जाता है मेरे दोस्तों, जो प्रतिरोध लगाया जाता है ना, इसे फील्ड रेगुलेटर, क्या, फील्ड रेगुलेटर, परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट कहते हैं। अब मेरे दोस्तों एक बात और बता रहा हूं, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में होता तो उसे डाइवर्टर कहते हैं। श्रेणी क्रम में 3 नाम होते हैं, पहला होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, दूसरा होता है रियोस्टेट और तीसरा होता है फील्ड रेगुलेटर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। यह मुख्य रूप से मैग्नीन का बनाया जाता है, यह मुख्य रूप से किसका बनाते हैं, मैग्नीन का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है दोस्तों, मैग्नीन का। सही है ना, फील्ड रेगुलेटर किसका बनाया जाएगा, मैग्नीन का। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे आप लोग, यूरेका करोगे ना, क्या करोगे, यूरेका। समझ में आ गया ना, या यूरेका, सही है ना, या किसका करोगे, यूरेका। यूरेका को क्या कहते हैं, कांस्टेटन, क्या कहते हैं, कांस्टेटन। सही है ना, या यूरेका का भी बना सकते हैं, यूरेका का भी बना सकते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना आपके, बना सकते हैं। बोलो समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यार, मेरे पास क्वालिटी है, आया कि नहीं आया। स्टैम्प बोर्ड सिंपल है, जितना बन रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन जब क्लास लेता हूँ मेरे दोस्तों, 2.5-3 घंटे की रेगुलर क्लास होती है, और यह डीसी जनरेटर में मैं सारे पॉइंट कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन न लें। न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, आर्मेचर रिएक्शन, इंटरपोल, कम्यूटेशन दोष, सारी चीज़ें कराऊंगा, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग, सारा कुछ इसमें होने वाला है। जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो यह चैप्टर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। 10 से 12 दिन कब होगा, जब 3-3 घंटे की रेगुलर क्लास चलती है। मेरी एक खासियत और होती है दोस्तों कि जब मैं यदि मंगलवार को कहीं जा रहा हूँ तो संडे को क्लास लेता हूँ, यानी कि छुट्टी करने का कोई काम नहीं है। जितना हो सके स्टूडेंट के फेवर में बोलो, स्टूडेंट के लिए कुछ करो। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट अपने से बहुत उम्मीद लगा के आता है कि सर के पास हम जा रहे हैं और हमारा सिलेक्शन होना जरूरी है। ये सर हैं जो हमारा सिलेक्शन करा सकते हैं, उस उम्मीद से आते हैं, तो उनकी उम्मीदों को टूटना नहीं देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना चाहिए उनको। तो देखिएगा, अब बताओ आप लोग कि जो ये डीसी शंट जनरेटर है ना, इसकी शंट वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगा होता है ना, क्या लगा होता है, प्रतिरोध, इसे क्या बोलते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध या रियोस्टेट या फील्ड रेगुलेटर कहते हैं। यह कौन से पदार्थ का बनाया जाता है, मैग्नीन का बनाया जाता है। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, यूरेका का। अब दोस्त जो पहली बार देख रहा है उसको मैं बोलना चाहता हूं, यूरेका और मैग्नीन एक ऐसे पदार्थ हैं जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। ध्यान रखना, न तो प्रतिरोध घटेगा न प्रतिरोध बढ़ेगा, इसके कारण इनका ताप गुणांक 0 होता है। मैं चाहता हूं कि इसका 5 ओम ही प्रतिरोध रहना चाहिए, तो इसमें करंट बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटना चाहिए न प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, नहीं तो वोल्टेज भी घट बढ़ सकती है। इसलिए स्थिर मान के प्रतिरोध लिए जाते हैं जो तापमान पे न बदले, वो होते हैं यूरेका या मैग्नीन के। सही बात है कि नहीं। मैंने कल आपको दोस्तों एक ट्रिक बताई थी, नीचे मैग्नीन यूरेका आते हैं, इनका स्थिर होता है मान, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध न तो घटता है न बढ़ता है। ऊपर हवा चलती है, शुद्ध हवा, शुद्ध पदार्थ और चालक पदार्थ, तांबा, सोना, चांदी, इनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। बाकी इनके अलावा कोई सा भी पूछे ना, उनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। जैसे कार्बन पूछ ले, बताओ, ऊपर तो चालक है, नीचे मैग्नीन यूरेका है दोस्तों, तो कार्बन अगर पूछ ले तो बोलो कार्बन ऊपर है क्या, नहीं है,
कार्बन नीचे है क्या नहीं है, तो इसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। अब याद हो जाना चाहिए बिल्कुल आपको, पता हो इलेक्ट्रोलाइट ऊपर है क्या नहीं, ऊपर तो चालक है, ये ट्रिक बताई ना, नीचे मैग्नीशियम और यूरेका है, सही है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालक है नहीं है, अर्धचालक का भी घटेगा। अगर पूछ ले तामा कौन सा है, चालक कहाँ आता है, ऊपर, इसका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलो यहां तक समझ में आई ना ट्रिक। अब देखो दोस्तों, आज फिर अपन वापस इस पॉइंट पर ही आता हूं मैं, जो फील्ड रेगुलेटर है वो किसका बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम या यूरेका का बनाया जाता है। बोलो समझ में आ गया ना। अब अगर इससे आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन इसका बन के भी आ सकता है कि बताओ फील्ड रेगुलेटर जनरेटर में फील्ड रेगुलेटर कौन से पदार्थ का बनाया जाता है, ये पूछ ले आपसे, कौन से पदार्थ का बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना, बनाया जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले कि बताओ फील्ड रेगुलेटर कौन से पदार्थ का बनाया जाता है, ये फील्ड रेगुलेटर है, ये बनाया जाएगा मुख्य रूप से मैग्नीशियम का। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है आपको तो क्या करोगे आप, यूरेका भी कर सकते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आता है तामा, ऑप्शन नंबर बी आता है, बी यहीं लिख दो ना आपको मैं, चांदी, है ना। सी आता है मैग्नीशियम, क्या आता है मैग्नीशियम, और डी आता है यूरेका। बोलो आंसर क्या आएगा, मैग्नीशियम। पहले तो मैग्नीशियम बेटर है, अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं होता तो यूरेका देते, अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो क्या देते, यूरेका। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी दोस्तों से, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहा है उसको अब मेरे फंडे याद आने लग गए होंगे और माइंड में सेट बैठने लग गए होंगे। मैं दावा कर रहा हूं इस बात का, जो बंदा मेरी शुरू से क्लास ले रहा है उसका माइंड सेट होने लग गया होगा अपना आप थ्योरी कि इसमें कौन से ऑप्शन आने पर क्या करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आज आप स्क्रीन शॉट लो, पहले 1 मिनट के लिए फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो इसका थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ दोस्तों ले लिया ना आपने। अब देखो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब एक बार बताओ, अब क्वेश्चन कराते हैं इसके कि फील्ड रेगुलेटर क्या चीज़ होती है, इसके क्वेश्चन कैसे बन के आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा इसका, पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, हाँ जी देखो, अब पहला क्वेश्चन है इसका कि डीसी शंट जनरेटर में, डीसी शंट जनरेटर में, सही है ना, डीसी शंट जनरेटर में रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर के मान को बढ़ाने पर, सही है ना, मान को बढ़ाने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज, यही है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अब देखो होती है, ये क्वेश्चन है आपका कि डीसी शंट जनरेटर में जब फील्ड रेगुलेटर के मान को बढ़ाओगे तो बताइएगा प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। अब देखो आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आपसे पूछेगा, ये ऑप्शन नंबर ए दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ए घटती है, एज ए सिंपल, बी बढ़ती है, आपके सब चीज़ समझ में आएगी, सी स्थिर, हाँ स्थिर है ना, और डी आएगा कोई नहीं, नो। अब देखो आप लोग बताओ कि जब मेरे दोस्तों, जब इस फील्ड प्रतिरोध के मान को बढ़ाओगे, जब यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा, आर्मेचर में बनने वाली करंट यूँ आएगी, हाँ। अब बताओ जब ये प्रतिरोध के मान बढ़ेगा तो बताओ प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। भाई प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। जब इस प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी, और जब फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी घटेगा। आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों, घटती है। एक बार और, जब इस फील्ड प्रतिरोध के मान को बढ़ाया जाएगा
बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो आप फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। जब फील्ड वाइंडिंग में करंट कम जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा ना, जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो प्रतिरोध, जब चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो वोल्टेज का मान भी क्या होएगा, घटेगा ना। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये रही डीसी शंट जनरेटर। समझ में आ रहा है ना। डीसी शंट जनरेटर में फील्ड रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर, बोलो समझ में आ रहा है ना। देखो डीसी शंट जनरेटर में फील्ड रेगुलेटर के मान को अब इसका कम करेंगे, मान को घटाने पर, हाँ जी, मान को घटाने पर, सही है ना, मान को घटाने पर प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, यही क्वेश्चन है, प्रेरित वोल्टेज क्या होती है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से बोलो यार मैं आपके सामने लाइव आऊँगा, देखना कितना सेट ढंग से, कितना अच्छे ढंग से आपको थ्योरी लेकर आता हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ, मैं सब कुछ यहीं कराता हूँ। जैसे ऑफलाइन, इससे भी अच्छी ऑफलाइन, ये समझ लो ये भी बेटर है, इससे भी टॉप क्लास की ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, आएगा नहीं तो इसके अंदर भी देखो आप बहुत जी जान लगा रखी है मैंने। अब बताओ हो, जब इस प्रतिरोध के मान को घटाओगे आप, प्रतिरोध करंट का विरोध करता है यार, जब इसके प्रतिरोध के मान को घटा दोगे आप लोग, जब प्रतिरोध के मान को घटा दोगे तो बोलो फील्ड वाइंडिंग में करंट ज़्यादा जाएगी कि नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध कम होता है तो करंट ज़्यादा जाती है। सही बात है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध करंट का क्या करता है, विरोध करता है। समझ में आ रहा है ना। प्रतिरोध करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा ना, कि जब प्रतिरोध के मान को घटाओगे तो करंट ज्यादा जाएगी, जब करंट ज्यादा जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा, जब चुंबकीय फ्लक्स अधिक बनेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होता है, बढ़ेगा। बोलो समझ में आ गया। बोलो प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए घटती है, आपके सब क्वेश्चन समझ में आएंगे। बी बढ़ती है ना, समझ में तो आ रहा है ना, बढ़ती है। सी स्थिर, सी स्थिर ऐसी चलती है टेक्निकल स्थिर, इसके बिना तुम रट नहीं सकते इसको, ये टेक्निकल को रट ही नहीं जाती। अब देखो तुम खुद देखो ऐसे रट सकते हैं इन क्वेश्चनों को आप ना, एक जगह मिलने, एक बुक में थोड़ी मिलेगा ये मैटर। हाँ तो बोलो क्या होएगी अब दोस्तों, ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ी, एक बार और देख लो। जब प्रतिरोध के मान को घटाओगे ना तो करंट बढ़ेगी, जब करंट बढ़ेगी तो फील्ड वाइंडिंग में करंट ज्यादा जाने के कारण चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। बोलो समझ में आ गया ना। आंसर क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। अगला देखो क्वेश्चन, आगे चलते हैं। एक डीसी शंट जनरेटर, एक डीसी शंट जनरेटर सही है ना, एक डीसी शंट जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। एक डीसी शंट जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है यदि सही है ना, यदि फील्ड वाइंडिंग की श्रेणी में, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग की श्रेणी में, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में, सही है ना, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी में एक रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट भी कह सकते हैं ना रेगुलेटर को, अभी बताया था ना मैंने आपको, रियोस्टेट लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, तो प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये प्रेरित वोल्टेज क्या होगी। अब इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, पहले इसको लिखा देते हैं, ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर,
बस ऐसे सिंपल, और डी कोई नहीं, ऐसे है। अब बताओ, अब एक बात बताओ पहले मेरे दोस्तों, आप थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है ना यार, ज़्यादा गर्मी है। अब देखो क्या करें, आपके वहाँ तो नहीं है ना इतनी गर्मी, क्या है ना। तो देखिएगा अब क्या होता है कि ये डीसी शंट जनरेटर है ना, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में रियोस्टेट लगा दिया जाता है। इसका मतलब पहले प्रतिरोध नहीं था रियोस्टेट। अब देखो रियोस्टेट पहले नहीं था, अच्छे से देखना, ये रियोस्टेट नहीं था, सही है ना। जब रियोस्टेट नहीं था, अब लगा रहे हो तुम लोग, हाँ तो देखो डीसी शंट जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है। मान लो इस टाइम ये 200 वोल्ट का उत्पादन कर रहा है, कितने वोल्ट का कर रहा है, 200 वोल्ट का। अब यूँ कह रहा है ये, यदि इस शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है। अब मेरे देखो दोस्तों, ये रियोस्टेट, ये शंट वाइंडिंग है, इसके श्रेणी क्रम में है। अब माना, पहले तो बताओ, पहले तुम्हारा बेस ऐसे क्लियर होगा। माना शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जा रही है वो 15 एम्पियर की जा रही है। कितने की जा रही है सर्किट पर? 15 एम्पियर की। हाँ, तो कुछ वोल्टेज का उत्पादन हो रहा है, ये तो माना मैंने 15। अब यूँ कह रहा है दोस्तों, यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है, एक प्रतिरोध लगाओगे यहाँ पर, पहले तो 15 जा रही थी इसमें। अब देखो जब रियोस्टेट लगा दिया है आपने, यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया, तो प्रतिरोध करंट का क्या करेगा? विरोध। पहले तो 15 जा रही थी, अब इसमें क्या 15 जा सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध करंट का विरोध करता है। प्रतिरोध करंट का क्या करता है? विरोध करता है। तो बताओ, पहले था नहीं जब तो 15 जा रही थी, अब बताओ क्या 15 जा सकती है क्या? कम जाएगी ना। तो माना पहले तो फुल 15 जा रही थी, अब कितनी जाएगी? माना 12 गई, 3 तो घटेगी ना। अरे कुछ तो घटेगी ना। अगर कुछ घटी तो इसमें कम धारा पड़ गई फील्ड वाइंडिंग में। जब फील्ड वाइंडिंग में कम करंट जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स का मान भी कम होगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होगा? कम होगा, यानी कि घटती है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना? अब देखो अगला क्वेश्चन इसी लेवल का चलता है। देखो एक अच्छे से देखना, एक डीसी शंट जनरेटर, एक डीसी शंट जनरेटर कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, कुछ वोल्टेज का उत्पादन करता है, उत्पादन करता है, यही है ना। यदि शंट फील्ड वाइंडिंग, यही है ना, एक यदि शंट फील्ड वाइंडिंग के रियोस्टेट के श्रेणी में क्रम में लगे, है ना, के श्रेणी क्रम में लगे, सही है ना, के श्रेणी क्रम में लगे रियोस्टेट को हटा दिया जाता है ना। रियोस्टेट को, यही बोल रहा है ना, रियोस्टेट को हटा दिया जाता है। रियोस्टेट को क्या करोगे आप लोग? हटा दिया जाता है, यही बात है ना। क्या करते हैं? हटा दिया जाता है। तो प्रेरित वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? यही बात पूछ रहा है ना, प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? अब बताओ, आप लोग बताओ, अब बताओ मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितनी आ रही है? 15, लेकिन प्रतिरोध ने करंट का क्या कर दिया? विरोध। अब यहाँ पर कितनी आ रही है? 12, सही है ना। अब यूँ कह रहा है कि अब यहाँ पर तो 12 आ रही है ना, फिर रियोस्टेट लगा पड़ा है, यहाँ पर 12 आ रही है, करंट कम है, चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा, और वोल्टेज का मान ऊपर वाली में वोल्टेज का मान क्या होगा? घटेगा। अब यूँ कह रहा है कि जब इस प्रतिरोध के मान को हटा दिया जाता है, अब जब तुम इसको हटाओगे ना यहाँ से, रियोस्टेट को ये हटा दिया, अब बताओ जब रियोस्टेट को हटा दिया जाता है तो बताओ इस करंट का कोई विरोध करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रियोस्टेट हटा दिया है। जब आप लोगों ने इस रियोस्टेट को हटा दिया है तो यहाँ पर बताओ पूरी फील्ड वाइंडिंग में
अब बताना पूरी करंट 15 एम्पियर की करंट जाएगी कि नहीं जाएगी। जब पूरी फील्ड वाइंडिंग में करंट 15 एम्पियर की जाएगी, पहले रियोस्टेट था, अब रियोस्टेट को इसने हटा दिया है। जब रियोस्टेट इसने हटा दिया है तो पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी। जब पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। बताओ चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए? तो आंसर क्या आएगा? प्रेरित वोल्टेज क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? बढ़ती है। बी क्या आएगा? घटती है। प्लीज सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों से बोलें अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ, कुछ क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो इस तरह, और डी कोई नहीं, ऐसे ही पढ़ाऊँगा जैसे मैं पढ़ाता हूँ शुरू से एंड तक। ये मेरी खासियत होती है, मेरे कोचिंग के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हो। ये नहीं है कि मैं डेमो ही सही देता हूँ, नहीं, गलत बात। जो चल रहा है चैप्टर बताओ, दिन प्रतिदिन मेरी क्वालिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, आपको घटता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब बताओ, जब रियोस्टेट हटा दिया है आपने तो पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी, पूरी करंट फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बढ़ती है। बोलो समझ में आ गया ना? बोलो समझ में आया ना? आज डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज कंट्रोल के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो आप यूरेका लगा के आओगे। यूरेका मैग्नीन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ने पर न तो प्रतिरोध घटता है न प्रतिरोध बढ़ता है, इनका ताप गुणांक शून्य होता है। शून्य किस किस का होता है? यूरेका और मैग्नीन का। बोलो समझ में आ गया नहीं है? ऊपर अब शुद्ध हवा चलती है यानी कि शुद्ध पदार्थ, यानी कि तांबा सोना चांदी यानी कि चालक पदार्थ, इनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, बाकी सबका क्या होगा? घटेगा। बोलो ट्रिक समझ में आई कि नहीं? कभी जीवन में गलत नहीं होगा। बोलो क्लियर हो गया ना? तो छापो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट छाप लो। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। हाँ जी, बोलो क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखो, अब अगला पॉइंट चलते हैं फिर अपन लोग आगे। अब क्या होता है अगले से, देखो अब क्या होता है, मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको। अगली बात आती है डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र चलते हैं। डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र चलते हैं। बोलो यही बात है ना? अब देखो, अब बात आती है अभिलाक्षणिक वक्र करते हैं। तो देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, है ना? तो देखो डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र, अरे यही है ना? हाँ जी, डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र। प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करो, है ना? कमेंट जरूरी है। समझ में आ गया ना? इससे मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। कमेंट किया करो, अपने दोस्तों से बोलो, आए कि नहीं? आप सभी लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो, आए कि नहीं? मेरे से बात करो आप लोग, मैं खूब आपसे बात करूंगा, आपको एक एक चीज़ें समझाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि आपसे बात नहीं करूंगा, आगे नहीं, फेस टू फेस बात करेंगे। आप मुझे कॉलिंग करो, आगे नहीं आया, है ना? और जो कमेंट होते हैं आप उस अपने शहर का नाम लिखा करो, आप कहाँ से हो, आए कि नहीं? मोबाइल नंबर लिखो कमेंट में आप, ताकि मैं भी आपको कॉल कर सकूँ। तो जब भी आप कमेंट लिखो, प्लीज़ जो नया स्टूडेंट है जिसने मुझे ऑफलाइन पर नहीं पढ़ा है, प्लीज़ आप अपने जहाँ से आप क्लास ले रहे हो उस ज़िले का नाम जरूर लिखें, कहाँ से हो आप, और अपने मोबाइल जरूर नंबर लिखें। मैं आपको कॉलिंग करूँगा, आपके पास ज़रूर कॉल आएगा मेरा, ठीक है? आज जब भी आप कमेंट करोगे तो उसमें अपना नंबर जरूर लिखना, ठीक है ना दोस्तों? अब देखो, अब बताओ डीसी शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र। अब देखो पहला वक्र किसके मध्य होता है? तो पहला होता है प्रेरित ईएमएफ। किसके मध्य? प्रेरित ईएमएफ तथा, सही है ना? प्रेरित ईएमएफ तथा लोड के मध्य। पहला वक्र प्रेरित ईएमएफ तथा, पहले इसको कर लेते हैं पर, है ना? प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड धारा के मध्य। पहले इजी वाला समझ लेते हैं, प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड धारा के मध्य, ये है ना? प्रेरित ईएमएफ तथा फील्ड धारा के मध्य वक्र खींचेंगे अपन लोग, सही है ना? अब बताओ, अब देखो मेरा ट्रिक देखना, आप लोग समझ में आएगी। अब यहाँ पर है ये वक्र खींचते हैं, ये देखो। अब बताओ, ये तो ईएमएफ हो गया, ये फील्ड धारा हो गई नीचे एफ। आई से तो करंट होता है, आई से करंट होगा, एफ से फील्ड धारा। समझ में आए ना? देखो आई से करंट और एफ से फील्ड धारा। यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ पर सब 0 हो गए, ईएमएफ भी 0, फील्ड करंट भी 0। अब देखो दोस्तों, जो नई क्लास ले रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ इसके अंदर,
कि जो नए स्टूडेंट है वो देखो कि बताते हैं कि एक बार और बताते हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनके तो समझ में आएगा। तो आपको मैं बताता हूं, पहले आर्मेचर में अवशिष्ट चुंबकत्व, जो चुंबक के ध्रुवों का जो थोड़ा सा चुंबक इसमें पड़ा रहता है ना, इसमें स्थित रहता है अवशिष्ट चुंबकत्व, बचा हुआ शेष पदार्थ, बचा हुआ शेष चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसे बोला जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। क्या बोला जाएगा? विशिष्ट चुंबकत्व। अब देखो इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, ध्यान रखना, इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण सबसे पहले आर्मेचर में 2 बोल्ट बनती है। कितनी बोल्ट बनती है? 2 बोल्ट। अब ये 2 बोल्ट बनेगी तो आर्मेचर से बाहर निकल जाएगी 2 बोल्ट की, सही है ना। अब देखो यहाँ पर तो लोड लगाया नहीं है आपने, शून्य लोड पे चलेगा ये जनरेटर। हाँ, अब देखो, अब यदि जो नया लड़का क्लास ले रहा है तो मैं बता दूं, यदि दोस्तों अगर आप यहाँ पर शुरू में ही आप लोड लगा देते हो, शुरू के अंदर लोड लगा देते हो, तो जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो ये 2 बोल्ट बनती है ना, उसकी करंट यह नहीं जाके यहाँ पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस बाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है और प्रतिरोध उच्च होने के कारण यह करंट का विरोध करता है। तो 2 बोल्ट की करंट यहाँ नहीं आकर डायरेक्ट लोड पर चली जाती है। जब फील्ड बाइंडिंग में कोई करंट नहीं आएगी तो चुंबक नहीं बनेगा और जनरेटर केवल 2 ही बोल्ट बना के रह जाता है, केवल यही 2 बोल्ट। इसलिए इस प्रकार के जनरेटर को कभी भी लोड पे नहीं चलाना चाहिए। जब लगाते हैं इसको, लोड को हटाओ दोस्तों, इसको हटाना चाहिए, शून्य लोड पे चलेगा। कौन सा जनरेटर शून्य लोड पे चलेगा? डीसी शंट जनरेटर शून्य लोड पे चलाया जाता है। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर तुम इसको प्रारंभ में लोड डाल दोगे ना, तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो शुरू में जो 2 बोल्ट बनती है वो यहाँ फील्ड बाइंडिंग में नहीं जाकर कहां चल जाएगी? लोड पे चल जाएगी और जनरेटर में फील्ड बाइंडिंग में कोई करंट जाएगी नहीं, चुंबक बनेगा नहीं और जनरेटर केवल 2 ही बोल्ट बना के रह जाता है। अब इस 2 बोल्ट का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमेशा डीसी शंट जनरेटर को शून्य लोड पे चलाया जाता है। लोड हटा लो। अब बताओ, अब मजबूरन जो 2 बोल्ट की करंट है, यहां तो परिपथ खुला परिपथ हो गया है, यहां तो ओपन सर्किट हो गया है। अब इस 2 बोल्ट की करंट को, जो 2 बोल्ट की करंट को फील्ड बाइंडिंग में जाना पड़ेगा सर्किट बनाने के लिए मेरे दोस्तों। और जब 2 बोल्ट की करंट इस सर्किट बनाने के लिए इसमें जाती है तो इस फील्ड बाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे ही फील्ड बाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा और चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। तो इस बाइंडिंग को बोलते हैं मेरे दोस्तों फील्ड बाइंडिंग। तो जैसे जैसे इस फील्ड बाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, पहले क्या उत्पन्न हुआ? पहले 2 वोल्ट की वोल्टेज बनी, फिर इस 2 वोल्ट की करंट फील्ड बाइंडिंग में गई, सही है। इसका मतलब फील्ड बाइंडिंग में अभी करंट नहीं है, फील्ड बाइंडिंग में करंट 0 है। हाँ, और वोल्टेज कितनी बन गई? 2 वोल्ट। तो फील्ड बाइंडिंग की करंट तो 0 है, लेकिन अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पहले कितनी वोल्ट बनती है? 2 वोल्ट। कितनी बनती है? 2 वोल्ट। तो देखो आप यहां पर देखो, फील्ड करंट का मान 0 है। फील्ड करंट, फील्ड बाइंडिंग में कोई करंट नहीं है, पहले कितनी वोल्ट बन रही है? 2 वोल्ट, सही है। अब 2 वोल्ट की करंट मेरे देखो, इधर देखो, आप इधर देखो दोस्तों, अब 2 वोल्ट की करंट किस में जा रही है? फील्ड बाइंडिंग में। अब 2 वोल्ट की करंट, ये 2 वोल्ट की करंट जैसे जैसे फील्ड बाइंडिंग में जाती है, अब फील्ड बाइंडिंग की करंट का मान बढ़ रहा है 0 से। देखो यहां से जैसे जैसे फील्ड बाइंडिंग में करंट बढ़ेगी, चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा और इस प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, आपसे ये पूछेगा ना कि बताओ ये वक्र ऊपर से चालू क्यों हुआ है। आपसे अगर पूछे कि ये वक्र ऊपर से चालू क्यों हुआ है, शुरू में 0 से चालू क्यों नहीं हुआ, इसको यहां से क्यों नहीं किया, आप बोलना कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पहले इसमें 2 वोल्ट बनती है, फील्ड करंट का मान तो 0 है, फील्ड करंट में, फील्ड बाइंडिंग में कोई करंट नहीं जा रही है, पहले 2 वोल्ट बनती है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जब ये 2 वोल्ट की जो करंट है ना, ये फील्ड बाइंडिंग में जाती है, जैसे जैसे फील्ड बाइंडिंग की करंट बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबक बढ़ेगा और प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और देखो, जब फील्ड बाइंडिंग में करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा और जैसे जैसे चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा इसका आंसर क्या लिखेंगे? इस जनरेटर में प्रेरित वोल्ट, हाँ सॉरी, इस जनरेटर में फील्ड धारा का मान बढ़ने पर
फील्ड धारा का मान बढ़ने पर, सही है ना, फील्ड धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है। प्रेरित वोल्टेज, सही है ना, प्रेरित वोल्टेज का मान भी बढ़ता है, सही है ना, प्रेरित वोल्टेज का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया ना, क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया ना। अब देखो, अब जो दूसरा वक्र क्या कहता है, दूसरा वक्र कहता है इसका दूसरा, ये तो फर्स्ट हो गया ना, सेकंड क्या कहता है, सेकंड होता है दोस्तों देखो, प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ तथा लोड धारा के मध्य, लोड धारा के मध्य वक्र, है ना, लोड धारा के मध्य वक्र। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, अब इसको अच्छे से समझो आप लोग। अब ये समझने वाली बात है। समझने वाली बात कैसे है, अब देखो आप लोग, मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ इसका, आपको ये समझ में आना चाहिए। ये लोड करंट है, ये क्या है, लोड, और ये ईएमएफ है, वोल्टेज, सही है ना, ये क्या है, वोल्टेज। अब बताओ मेरे को आप लोग, ये जनरेटर हमेशा, आप लोग इस जनरेटर को हमेशा देखो, आप लोग इसको अच्छे से समझो। एक बार बेस क्लियर कर लिया ना, तो ये मत समझना मशीन, अरे मशीन क्या, मैं सभी चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आए कि नहीं आए। मैंने ये चैप्टर इसलिए लिया है कि प्रतिरोध पढ़ाता है, ये तो दुनिया पढ़ाती है, और ये दुनिया जानती है प्रतिरोध क्या होता है, करंट क्या होती है, पावर क्या होती है, वोल्टेज क्या होता है, एमीटर क्या होता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है। मैंने सोचा कुछ अलग दिया जाए, डिफरेंस दिया जाए लड़कों को, ताकि क्वालिटी का पता पड़ सके, वो एनालिसिस कर सके पढ़ाई के ऊपर कि किस प्रकार का हमें पढ़ाई चाहिए, किस प्रकार बेस क्लियर किया जाता है, उसको वो अच्छे से समझ सके। इसलिए मैंने मशीन चालू की, पहले डीसी जनरेटर चालू किया। अरे तुम डटे रहो, एक दिन बीच में एक अलग से पॉइंट लेकर और बताऊंगा, तभी आपके पत्ते खुल जाएंगे कि वास्तव में है ये कोई। समझ में आ गया ना। अब देखो मेरे दोस्तों, अब देखना, अब बताओ कि 2 वोल्ट, अब से चुंबकत्व की जो 2 वोल्ट है यहाँ पर, सबसे पहले 2 वोल्ट उत्पन्न हुई है ना। अब बताओ तुम शुरू में लोड लगाते हो कि बाद में लगाते हो, बाद में। अब बताओ ये 2 वोल्ट की करंट कहाँ जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। कहाँ जाएगी, फील्ड वाइंडिंग में। अब फील्ड वाइंडिंग में जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा, फिर इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। अब मान लो 2 की जगह 50 हो गई, 50 वोल्ट की करंट फिर इसमें जाएगी, फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान भी बढ़ेगा। मान लो 100 वोल्ट होगी, फिर 100 वोल्ट की करंट इसमें जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया, वोल्टेज का मान भी बढ़ गया। फिर 200 वोल्ट हो गई, फिर 200 वोल्ट गई, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया, वोल्टेज का मान भी बढ़ गया। अब मान लो 250 हो गई। अब देखो ये 250 वोल्ट का जनरेटर है। अब जब ये फुल वोल्टेज बना देता है, कितनी वोल्टेज बना देता है, फुल वोल्टेज। यदि ये 250 वोल्ट का है, फुल वोल्टेज बना देता है, 0, 100, 200, 50, 100, 200, 250, तो माना इसने 250 वोल्ट बना दी। यहाँ पर इसने ये 250 वोल्ट बना रहा है यहाँ ऊपर तक, हाँ 250 वोल्ट बना रहा है ना। ये मान रहा हूं मैं 50, 100 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट है ना, 250, तो इसने 250 वोल्ट बना दी। अब जैसे जैसे तुम 250 वोल्ट बनाते हो ना, इसके अंदर जैसे ही आप लोग है ना 250 वोल्ट बनाते हो, देखो मेरे दोस्तों, आपने यहाँ पर इसको 250 वोल्ट बना दी, यहाँ पर ये 250 वोल्ट का सर्किट आ गया, सही है ना। अब यूँ कह रहा है जैसे इस पर लोड डाला जाता है, तो याद रखना इस जनरेटर पर लोड कब डालोगे, जब जनरेटर फुल वोल्टेज बना देता है। यहां पर फुल वोल्टेज शुरू में डाल दिया तो कितनी वोल्टेज रह जाएगी, ओनली 2 वोल्ट। इसलिए हमेशा इसको कौन से लोड पर प्रारंभ करना चाहिए, शून्य लोड पर, कोई लोड नहीं होना चाहिए, जब इसको चालू कर देना चाहिए। और जब ये जैसी वोल्टेज बनाती है, फुल वोल्टेज जैसे ये बनाता है, फिर इस पे लोड डाल दिया जाता है। अब याद रखना, जैसे इस पे लोड डालती हो ना तुम लोग, तो भाई सर्किट तो इसके साथ बना पड़ा है, चुंबक भी इसके साथ, वोल्टेज भी, तो ये सर्किट पूरा बन रहा है। जैसे ही आप इसके साथ लोड लगाते हो तो ओनली केवल 5% ही वोल्टेज घटती है। क्यों 5% घट रही है केवल, क्यों, क्या कारण है, क्योंकि सर्किट तो इसके साथ बन गया, चुंबकीय फ्लक्स का इसके साथ सर्किट बना पड़ा है। जब यहां लोड लगाते हो तो ओनली 5% ही वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसलिए इसे बोलते हैं स्थिर वोल्टेज का जनरेटर, यानी कि वोल्टेज लोड बढ़ने पर इसकी वोल्टेज बहुत कम घटती है, 1 से 5
5% केवल स्थिर होती है, इसलिए इसे स्थिर वोल्टेज का जनरेटर कहा जाता है। डीसी शंट जनरेटर को स्थिर वोल्टेज का या स्थिर चुंबकीय फ्लक्स का, यहां पर चुंबकीय फ्लक्स स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ग्राफ इसके साथ बन जाता है। तो देखो यदि आप इस पे लोड धारा बढ़ाओगे, देखो ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, ये बढ़ी, अब बताओ कितने परसेंट घट गई? केवल वोल्टेज 1 से 5% घट चुकी है। 1 से 5% नीचे ग्राफ आ गया, 1 से 5% घट जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो लोड बढ़ने पर क्यों 1 से 5% ही क्यों भाई? पूछ ले क्यों? सर्किट तो इसके साथ बन रहा है। हाँ, चुंबकीय फ्लक्स भी ये उत्पन्न हो गया। जब यहां डालते हो लोड, बाद में फुल वोल्टेज बना लेता है। मान लो 250 वोल्ट बना ली, तो जब यहां लोड डाला तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ लोड के कारण। कितनी वोल्टेज का? 1 से 5% का। तो देखो इस जनरेटर पर लोड डालने पर, लोड लगाने पर इसकी वोल्टेज केवल 1 से 5% कुछ घट जाती है, कुछ घट जाती है। सही है ना? अब देखो जिस जनरेटर की वोल्टेज है ना लोड डालने पर घटती है, इसके लोड डालने पर इसकी वोल्टेज घट रही है, तो इसके जो अभिलक्षण होते हैं ना वो होते हैं ड्रूपिंग। कौन से होते हैं? ड्रूपिंग। और जिसकी बढ़ेगी लोड डालने पर उसके होंगे राइजिंग। तो डीसी सीरीज जनरेटर पर लोड डालने पर उसकी वोल्टेज बढ़ रही थी। मैंने क्लास नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 7 में आपको पढ़ा दिया, आप देख लेना, चेक कर लेना उसमें। तो उसकी तो बढ़ रही थी, इसके लोड डालने पर वोल्टेज कुछ घट रही है। इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 18-16 के पेपर में आ चुका है। इसके बाद में राजस्थान लाइनमैन के पेपर में आ चुका है ड्रूपिंग, कितने अभिलक्षण कैसे होते हैं, एसएससी जयन के पेपर में, सब में क्वेश्चन। लेकिन आपसे पूछे अभिलक्षण ड्रूपिंग क्यों हुए, क्या कारण है इसका? इसके ड्रूपिंग यानी ढलमा। तो उनसे बोलना आप लोग कि इस जनरेटर पर जब लोड डालते हैं ना तो इसकी वोल्टेज कितनी घटती है? 1 से 5%। तो जिस जनरेटर पर वोल्टेज डालने पर यदि वोल्टेज घट जाती है तो उसके अभिलक्षण होते हैं ड्रूपिंग। कैसे होते हैं दोस्तों? ड्रूपिंग होते हैं। तो इसके अभिलक्षण है ना, इसके अभिलक्षण, इस जनरेटर के अभिलक्षण, इस जनरेटर के अभिलक्षण कैसे होते हैं? ड्रूपिंग। हाँ जी, ड्रूपिंग। कैसे? ड्रूपिंग यानी कि ढलवा। ड्रूपिंग यानी कि कैसे होते हैं? ढलवा होते हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? कैसे होते हैं? ढलवा। बोलो समझ में आ गया ना? उतारो फटाफट स्क्रीनशॉट लो पॉइंट का। लास्ट पॉइंट हो गया डीसी शंट जनरेटर का। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, समझ में आ गया ना? ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अब देखो समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब इसको मिटाते हैं। अब बताओ डीसी शंट जनरेटर कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? समझ में आ गया? डीसी सीरीज जनरेटर के कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? करा दिए ना आपको। अब देखो, अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और उठता है इसका, आप खुद बताना कि जो होता है ना, बताऊं, देखो आप थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन और उठता है, जो लड़के जल्दीबाजी में गलत करते हैं। आपको जल्दीबाजी में गलती तो करनी नहीं है, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों पे लॉजिक लगाता हूं जहां लड़की गलती करते हैं। ये कौन सा जनरेटर सीरीज, कौन सा है? सीरीज। देखो सीरीज जनरेटर कैसे है, देखो दोस्तों, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में देखो मोटा तार कम टन की वाइंडिंग संयोजित होती है, इसे डीसी सीरीज जनरेटर कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों इसको क्या बोलोगे? डीसी सीरीज जनरेटर बोलोगे ना? क्या बोलोगे दोस्तों? डीसी सीरीज जनरेटर। अब एक होता है डीसी शंट जनरेटर। कौन सा? डीसी शंट जनरेटर। एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। ये डीसी शंट जनरेटर, इसकी सीरीज, इसके समांतर में पतले तार अधिक टर्नों की वाइंडिंग संयोजित होती है। इसमें पतले तार अधिक टर्नों की वाइंडिंग संयोजित होती है, इसे बोलते हैं दोस्तों डीसी शंट जनरेटर। और इसे क्या बोलोगे? डीसी सीरीज जनरेटर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो दोनों पे लोड लगाते हैं, इस पे भी लोड लगा दो, इस पे सप्लाई ले लो लोड लगा के आप लोग। हाँ जी, यहाँ पे सप्लाई ले ली, इस पे भी सप्लाई लो आप लोग लोड लगा के। सही है ना? अब देखो यहाँ देखो आप लोग, अब बात आती है, तुमसे पूछ ले आर्मेचर धारा। कौन सी धारा दोस्तों? आर्मेचर धारा। तो जो आर्मेचर करंट होती है ना, इसके अंदर ये वाली, ये करंट होती है दोस्तों, ये दोनों धारा का योग होती है। एक तो शंट धारा,
कौन सी धारा? संट धारा, यानी कि ISH। तो यह तो संट धारा होती है और यह कौन सी धारा होती है? सीरीज, ये लोड धारा होती है, सॉरी कौन सी धारा? लोड धारा। तो इसके अंदर आर्मेचर धारा पूछे तो बैलेंस पर ये दोनों की जो धारा होती है ना उसके योग के बराबर आर्मेचर धारा होती है। तो डीसी शंट जनरेटर के अंदर, डीसी शंट जनरेटर के अंदर, तो नोट नंबर फर्स्ट है दोस्तों, देखो नोट नंबर फर्स्ट फिर क्या कह रहा है? डीसी शंट जनरेटर में, डीसी शंट जनरेटर में एक बार और समझाऊंगा, आर्मेचर धारा, सही है ना? डीसी शंट जनरेटर में कौन सी धारा? देखो ए से तो आई और ए से, सॉरी आई से तो धारा होती है और ए से आर्मेचर, ये आर्मेचर करंट होती है। तो देखो आप लोग इसमें बताना, आर्मेचर करंट होती है ना ये वाली, तो देखो एक तो शंट धारा ISH और एक लोड धारा, दोनों के योग के बराबर होती है। दोनों के किसके बराबर होगी? योग के बराबर होती है। तो देखो इसके अंदर IL प्लस होता है ISH, यानी कि लोड धारा और शंट धारा दोनों के योग के बराबर होगी। ये किस में होगी? डीसी शंट जनरेटर में। किस में होगी? डीसी शंट जनरेटर में। दोनों का योग हो जाएगा, आर्मेचर धारा निकल जाएगी। अब देखिएगा अगला होता है नोट आपका, अगला जो नोट होता है डीसी सीरीज जनरेटर में। हाँ जी, देखो आप लोग डीसी सीरीज जनरेटर में एक एक चीज देखो आप लोग, डीसी सीरीज जनरेटर में मेरा काम यही होता है, मैं क्वेश्चन लड़कों के दिमाग में ज़बरदस्ती घुसा देता हूँ। अगर घुसता भी नहीं है ना तो उसका पढ़ पढ़ के, देख देख के, बोल बोल के ज़बरदस्ती माइंड में सेट कर देता हूँ। आया कि नहीं? कैसे नहीं घुसेगा? आया कि नहीं? कैसे समझ में नहीं आएगा? अरे एक बार नहीं 10 बार समझ में आएगा, बस क्लास तो लो आप लोग डेली की डेली। अब देखो देखो दोस्तों, डीसी सीरीज जनरेटर मैं ये आपको मैंने पहले भी बता दिया जब कल परसों क्लास लगी थी। अब देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। देखो आर्मेचर भी ये रहा, फिर सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये लोड है। ये देखो ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम के अंदर धारा का मान समान होता है। अगर 5 यहाँ से चली तो 5 ही इसमें आएगी, 5 ही। बोलो इसमें क्या श्रेणी क्रम में है क्या? नहीं। अगर ये 5 चलेगी यहाँ से तो पता नहीं इसमें कितनी आएगी, इसमें कितनी आएगी, इधर कितनी गई, इधर कितनी गई, कोई पता नहीं। समझ में आया कि नहीं है? इसमें कितनी गई, इसमें कितनी गई, कोई पता नहीं। इसका मान याद करने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें देखो आप अच्छे से चित्र को देखो, डायग्राम को, इसमें देखो ये धारा ये समान रहेगी कि नहीं रहेगी? ये श्रेणी क्रम में है ना। तो इसके अंदर देखो मेरे दोस्तों, एक तो कौन सी धारा? आर्मेचर धारा। कौन सी धारा? आर्मेचर धारा। ये सीरीज धारा, जो सीरीज वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होती है ना उसे सीरीज धारा कहते हैं। अरे दोस्तों, जो सीरीज वाइंडिंग में जो धारा प्रवाहित होती है वो सीरीज धारा कहलाती है। तो देखो आर्मेचर धारा, सीरीज धारा और लोड धारा तीनों एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। एक दूसरे के क्या होगी? बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। अगर इसमें आर्मेचर धारा अगर शंट जनरेटर में पूछे तो मुझे पता नहीं यहाँ कितनी गई, यहाँ कितनी गई, 5 तो ऊपर आ गई आर्मेचर की, इसमें पता नहीं यहाँ कितनी गई, यहाँ कितनी गई, तो फिर दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आर्मेचर धारा आ जाएगी। सही है ना? तो शंट जनरेटर में IA बराबर IL प्लस ISH होता है और सीरीज में IA बराबर ISC बराबर IL होता है। बोलो समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया ना मेरे दोस्तों? अब देखो इसको फटाफट उतारो आप लोग, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो। इसका भी ले लिया ना आप लोगों ने? चलें अब देखो अब क्या होता है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अब जो मेन क्वेश्चन आता है, बताओ सीरीज वाइंडिंग होती है ना, कौन सी वाइंडिंग? सीरीज वाइंडिंग। अब देखो ये शंट वाइंडिंग है ना, कौन सी वाइंडिंग? शंट वाइंडिंग। पहले मैं याद करवाऊंगा इसको आपको। तो देखो सीरीज जो वाइंडिंग होती है ना, कौन सी वाइंडिंग? देखो आप लोग सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग। अब देखना अच्छे से, जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना ये मोटे तार कम टर्न की बनी होती है। मोटे तार कम टर्न की बनी होती है, यानी कि इसका तार मोटा होता है और तार मोटा होता है, चक्र कम है। अरे जबरदस्ती माइंड में फंसाऊंगा तुम्हारे, तुम क्लास तो रेगुलर ले रहे हो ना। कौन कहता है याद नहीं होती मशीनें? कौन कहता है थ्योरी याद नहीं होती? अरे मशीन क्या, ऐसे ऐसे पॉइंट जो तुमने कभी नहीं देखोगे वो पॉइंट पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। देखो भाई, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका वो सेट होना चाहिए। स्टूडेंट के जब तक समझ में नहीं आएगा तो वो क्या सिस्टम है, वो तो बेकार है ना। आपके समझ में आना चाहिए सारी चीजें। तो देखो बताओ, सीरीज वाइंडिंग मोटे तार की होती है ना। कौन सी तार की होती है? मोटे तार की। जो मोटा तार होता है, सही है ना, मोटा तार होता है। हाँ जी, मोटा तार कम टर्न,
हाँ जी, मोटा तार और कम टर्न होता है ना। हाँ, और देखो जो चीज़ जो मोटा तार होता है ना, मोटा तार इसके प्रतिरोध का मान, जो मोटा तार होता है इसके प्रतिरोध का मान, इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, निम्न। जब मोटा तार होता है इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, निम्न। जब प्रतिरोध निम्न होता है तो प्रतिघात क्या होगा, उच्च। प्रतिघात उच्च होता है। बोलो प्रतिघात क्या होगा, उच्च होगा। बोलो यहां तक समझ में आया ना। ये चीज जो नए लड़के वीडियो देख रहे हैं ना, ये दोनों चीज मैंने बेटा क्या नाम में लेक्चर नंबर 8 और 7 में देखे, यानी कि 7 और 8 लेक्चर में मेरी वीडियो देखे। आपको सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, स्टूडेंट को एक एक चीज लिखा रखी है मैंने। मजा आ रहा है तो करना। एक होती है संट बाइंडिंग, यहां पर कुछ दिखाना चाह रहा हूं मैं। संट बाइंडिंग, कौन सी बाइंडिंग, संट बाइंडिंग। अब इसके अंदर देखो, आप देखो ये संट बाइंडिंग है ना, देखो ये पतले तार की है। देखो आपको पता है ना ये संट जनरेटर है, ये पतले तार की है, अधिक टर्न है, सही है ना। इसका मतलब ये पतला तार, आराम से देखो कौन सा तार, पतला तार, और अधिक टर्न की होती है, सही है ना। पतला तार और अधिक किसकी होती है, टर्न की, सही है ना। पतला तार अधिक टर्न की होती है। यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखो जो तार पतला होता है इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। जो तार पतला होगा इसका उल्टा चलता है, जो तार पतला होता है ना उसके प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। जो प्रतिरोध उच्च होगा तो प्रतिघात क्या होगा, निम्न। अरे दोस्तों प्रतिघात क्या होता है, निम्न। अब देखो आप लोग, प्रतिघात होता है निम्न। अब देखो अब क्या होता है, ये क्यों लिखा रहा हूं वापस, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। क्वेश्चन में लड़के गलती कर चुके हैं, इसलिए मेरा काम क्या है, मैं उन क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देता हूं स्टूडेंट का जहां गलती नहीं हो। अरे ये तो दुनिया जानती है, इसको तो कर देंगे लड़के, मैंने भी पढ़ा दिया, सब पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ अलग, कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो देखो दोस्तों, ये प्रतिरोध का मान निम्न है, प्रतिघात का मान उच्च, प्रतिरोध का मान उच्च, प्रतिघात का मान निम्न, सही है ना। अब क्वेश्चन क्या है, लड़के जल्दीबाजी में कहाँ गलती कर रहे थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ रहा हूं मैं, अब देखना आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो अब क्वेश्चन नंबर इस लेवल से आता है कि देखो ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर। क्वेश्चन है डीसी संट नहीं जनरेटर में संट फील्ड वाइंडिंग, सही है ना। संट फील्ड वाइंडिंग एवं सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सही है ना। सीरीज फील्ड वाइंडिंग, अरे सही है ना, मैं अरे राइट है ना। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में क्रम से बताना है, क्रम से कौन सा गुण होता है, ऐसे पूछ रहा है, कौन सा गुण होता है, ये पूछ रहा है आपसे, कौन सा गुण होता है। आप जानते हो संट फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन के पेपर में, लोको पायलट के पेपर में, यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में, सब पेपरों में पूछता है। तो देखिएगा पूछा जा चुका है, पूछता क्या है। तो देखो संट फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान उच्च होता है और प्रतिघात का मान निम्न होता है। बोलो सही है ना। प्रतिरोध का मान उच्च और प्रतिघात का मान क्या होता है, निम्न होता है। लेकिन क्या क्वेश्चन आया था, ऑप्शन चेंज हुए थे। ऑप्शन क्या चेंज हुए थे, देखो प्रतिरोध उच्च कौमा प्रतिघात उच्च ऐसे दिया था, है ना। बी प्रतिरोध निम्न। यहां लड़के जल्दीबाजी में गलती करते हैं बस। प्रतिरोध निम्न, प्रतिघात उच्च, ये क्वेश्चन, हाँ जी, लड़के जल्दीबाजी में गलती करते, यही कंपटीशन है बस, समझ गए। कुछ कंपटीशन नहीं है, यही कंपटीशन होता है। प्रतिरोध निम्न, प्रतिरोध उच्च, प्रतिघात निम्न। लड़के जल्दीबाजी में ही गलती करते हैं, यही कंपटीशन है, कुछ नहीं है ना। डी होता है प्रतिरोध निम्न तथा प्रतिरोध निम्न, देखो सही है ना। देखो प्रतिरोध निम्न, है ना, और प्रतिघात उच्च, ये है, ये क्वेश्चन है ना। ये ऑप्शन है आपके, दिखाई तो दे रहे होंगे ना आपको। अब देखो दोस्तों, आपसे क्या पूछ रहा है, देखो अच्छे से पूछ रहा है
कि आपसे क्या पूछने में लग रहा है, ये पूछ क्या रहा है, देखो पूछ ये रहा है आपसे कि बताओ, रेड पेन लेने गया था मैं तो, अब इसमें देखो ये पूछ रहा है कि भाई एक तो शन फील्ड वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, शन फील्ड वाइंडिंग, और एक होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सही है ना। ये पूछ रहा है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शन फील्ड वाइंडिंग में गुण बताना है। अगर आपसे केवल ये पूछता कि शन फील्ड वाइंडिंग में कौन सा गुण होता है, तो शन फील्ड वाइंडिंग में गुण होता है उच्च प्रतिरोध होता है, सही है ना, प्रतिघात का मान निम्न होता है। ये आंसर हो जाता है आपका। लड़के जल्दीबाजी में इसको बहुत लड़के करके आए थे, हाँ बहुत लड़के करके आए थे। देखो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कौन सा गुण, सीरीज में कौन सा गुण होता है, तो सीरीज में देखो दोस्तों, सीरीज में होता है प्रतिरोध का मान तो निम्न और प्रतिघात का मान उच्च होता है। बोलो सही बात है। लेकिन यह पूछ रहा है एक क्रम से बताना है, शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों में ऐसा गुण बताना जो दोनों में मेल खाता हो, दोनों का बताना है। पहले तो शंट का बताना है फिर सीरीज का। तो ये तो सीरीज के गुण है इधर वाले और ये शंट के गुण है। ध्यान रखना क्रम से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्रम से। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग के इधर आएंगे और सीरीज के ये आएंगे। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन क्या कह रहा है, अलग अलग नहीं पूछ रहा, ये तुमसे क्रम से पूछ रहा है। अलग पूछता शंट फील्ड वाइंडिंग तो ये हो जाता है उच्च प्रतिरोध निम्न प्रतिघात, सीरीज का पूछता तो प्रतिरोध निम्न प्रतिघात उच्च। ये कंपटीशन है, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए आपके माइंड में। तो बताओ आपसे पूछ रहा है, देखो शंट फील्ड वाइंडिंग तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आपसे गुण पूछ रहा है। तो देखो शंट फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है, उच्च। ये सही है, सही है कि नहीं है, ऑप्शन ये भी आ रहा है, सही बात है कि नहीं। अब बताओ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिघात, क्या क्वेश्चन आया है, बताओ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान तो निम्न होता है और प्रतिघात का मान क्या होता है मेरे दोस्तों, उच्च होता है, सही है ना। बोलो प्रतिघात का मान क्या होता है, उच्च होता है। तो बताओ, अब बताओ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जब शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ना, क्या होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, तो पहले शंट फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या है, उच्च, सही है। और सीरीज, ये इधर का इधर सीरीज है, ये सीरीज का गुण है, ये सीरीज का गुण है, प्रश्न समझो अच्छे से, ये सीरीज का गुण है। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ये तो शंट का है, ये सीरीज का है। बताओ सीरीज वाइंडिंग, इसके प्रतिघात का मान क्या होता है, उच्च। अब प्रतिघात का मान उच्च, अब देखो अगर उच्च प्रतिरोध है, शंट का उच्च प्रतिरोध है, तो सीरीज का प्रतिघात तो उच्च होना चाहिए ना। यहाँ तो निम्न, ये तो ऑप्शन गलत है। हाँ यहाँ देखो ए में देखो दोस्तों, प्रतिघात का प्रतिरोध का मान उच्च, शंट फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च होता है, सही है। और सीरीज वाइंडिंग देखो मेरे दोस्तों, सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान निम्न और प्रतिघात का मान उच्च होता है। प्रतिघात क्या होता है, उच्च। तो इसमें आंसर है, देखो प्रतिघात उच्च है सीरीज का और प्रतिरोध शंट का उच्च है, आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज होके गलती कर देते। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट इसको छापो, स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, छाप दो इसको स्क्रीनशॉट पर, फटाफट करो। हाँ जी समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्लियर हो गया ना, मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर। अब देखो अभी शंट जनरेटर चल रहा है, अब देखना बताना, अब बोलो। अब यहाँ पर सॉरी, इसको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अब देखो शंट वाइंडिंग है ना, सॉरी। अब देखो चलो शंट वाइंडिंग हो गई। हाँ जी अब देखो सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ये पूछ रहा है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों, ए शंट फील्ड वाइंडिंग से कम, सही है ना। शंट फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान तो उच्च होता है और सीरीज के वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान निम्न होता है। तो इसके वाइंडिंग के बारे में पूछ रहा है, सीरीज के बारे में, तो शंट फील्ड वाइंडिंग से कम होता है कि इसका प्रतिरोध, बी शंट फील्ड वाइंडिंग से अधिक। हाँ जी देखो शंट फील्ड वाइंडिंग से अधिक, सी आर्मेचर से कम, सही है ना। आर्मेचर से क्या आएगा, कम। और डी आर्मेचर से
आर्मेचर से अधिक, ये पूछ रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, सीरीज रेजिस्टेंस है, आप लोगों से पूछ रहा है कि बताओ डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध है वो क्या होता है। ये पूछ रहा है कि बताओ ये प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये प्रतिरोध का मान पूछ रहा है कि ये प्रतिरोध का मान क्या होता है। अब देखो ये प्रतिरोध का मान पूछने में लग रहा है आपसे ये, हाँ जी देखो, अब मैं बता रहा था आपको कि डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है। आपसे पूछ रहा है शंट फील्ड बाइंडिंग से कम, शंट फील्ड बाइंडिंग से अधिक, आर्मेचर से कम, आर्मेचर से अधिक। इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं जल्दीबाजी में। वो सोचते हैं कि सीरीज बाइंडिंग मोटे तार कम टर्न की है तो सीरीज बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान निम्न होगा और प्रतिघात का मान उच्च होता है। तो ये सोचते हैं प्रतिरोध के बारे में पूछ रहे हैं तो ये, और शंट फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान उच्च और सीरीज बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान निम्न। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो शंट फील्ड बाइंडिंग से इसको कम करके आ जाते। बहुत स्टूडेंट नहीं, बहुत स्टूडेंट 90% से ऊपर जो क्वेश्चन रटने में लग रहे हैं ना, वो चीजें टेक्निकल रटी नहीं जाती है दोस्तों। जो रटने में लग रहे हैं वो इसको करके आएंगे यार शंट का तो प्रतिरोध उच्च होता है और सीरीज का पूछ रहा है प्रतिरोध का मान निम्न होता है। अरे तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम भी इसको यही करके आएंगे और यही सोच रहे हो कि शंट फील्ड बाइंडिंग से कम होगा। ये क्वेश्चन आपका जल्दीबाजी में गलत हो गया है। अब इसका क्या है कि देखिएगा, अब मैं बताता हूं, पहले इसको आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो आप लोग इसका क्या सिस्टम चल रहा है क्वेश्चन का। अब देखिएगा कि आपको मैं पहले डीसी सीरीज जनरेटर बनाता हूं यहां पर। अब देखो आप लोग कि ये आपका डीसी सीरीज जनरेटर है, सही है ना। ये क्या है, डीसी सीरीज जनरेटर है, राइट है ना। ये कौन सी बाइंडिंग है, सीरीज बाइंडिंग। हाँ, अब ये आप यहाँ पर लोड लगा दो। अब यहाँ पर आपने लोड लगा दिया। अब देखो, अब आपसे ये पूछ रहा है ये कि बताओ सीरीज जनरेटर के अंदर, सीरीज जनरेटर में पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दो अच्छे से। सीरीज जनरेटर में पूछ रहा है यार, अगर यूं कहता ये कि सीरीज फील्ड बाइंडिंग के प्रतिरोध का मान क्या होता है, जब तो आपकी गड़बड़ हो जाती क्वेश्चन में, जब तो ऑप्शन में गड़बड़ है। लेकिन पूछ रहा है डीसी सीरीज जनरेटर में बताना, केवल इसमें ही बताना है, केवल इसमें ही तुम्हें तुलना करनी है। डीसी सीरीज जनरेटर में तो बताओ, डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर केवल इसी में बताना है। तो डीसी सीरीज जनरेटर में क्या शंट फील्ड बाइंडिंग है क्या? इस जनरेटर में शंट फील्ड बाइंडिंग नहीं है, शंट फील्ड बाइंडिंग नहीं है मेरे दोस्तों। इसमें क्या है, आर्मेचर, और आर्मेचर के प्रतिरोध का मान तो 0.5 से 1 ओम होता है, सही है ना। तो इसका प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, तो इसमें शंट फील्ड बाइंडिंग तो आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर से पूछ रहा है, डीसी सीरीज जनरेटर में ही ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर क्या आएगा इसका, आर्मेचर से अधिक। क्यों? क्योंकि आर्मेचर के प्रतिरोध का मान तो बहुत कम होता है, 1 ओम होता है, सबसे कम तो आर्मेचर का ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इन दोनों की तुलना में, सीरीज जनरेटर में पूछ रहा है तो इन दोनों की तुलना में सीरीज बाइंडिंग का प्रतिरोध आर्मेचर से क्या होता है, अधिक होता है। अब बताओ, अगर तुम एग्जाम देने जाते तो तुम्हारा भी यही क्वेश्चन गलत हो जाता ना। और क्वेश्चन आपको पता, जाने कितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो बेचारे 1-1, 2-2 नंबर से रह चुके हैं। यही कारण होता है रहने का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि डीसी सीरीज जनरेटर में, ये दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है। डीसी सीरीज जनरेटर में, डीसी सीरीज जनरेटर में, सही है ना, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग, डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग, सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्न की संख्या क्या होती है, टर्न की संख्या क्या होती है। अब देखो ये है, टर्न की संख्या क्या होती है। सीरीज बाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम होती है। अरे सीरीज बाइंडिंग के टर्नों की संख्या कम होती है, मोटा तार कम टर्न की बनी होती है। इसमें भी लड़के गलती करते हैं। इन दोनों ऑप्शन में क्वेश्चन को लड़के समझ नहीं पाते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारी बुक में लिख रहा है ये क्वेश्चन, तुम इसको रट के चले गए दोस्तों। और देखो वैसा की वैसा क्वेश्चन ये बना दिया मैंने,
ये सेम टू सेम क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है। ये मेरे दोस्तों टेक्नीशियन 2 नहीं सॉरी क्या बोलते यूपी बिजली बोर्ड जेईएन के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो किताबों में तुमने ये पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आ गया, अगर ये पढ़ लिया तो ये आ गया, दोनों एक जगह नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेक्निकल पढ़ने के लिए अपना बेस कंसेप्ट क्लियर जरूरी है। जब जाके आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर जरूरी है, जब जाके आपको सफलता मिलना बिल्कुल 100% तय है। आगे नहीं, अब ये कोरोना की छुट्टियां चल रही है, इसमें अंदर रहना है, सुरक्षित रहना है, आए कि नहीं आए, और अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के माइंड से मेहनत करो और इसके अंदर अभी से ही मैटर को तैयार करो मेरे दोस्तों। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए संट बाइंडिंग, संट बाइंडिंग, इसमें भी लड़के यही करके आते, संट बाइंडिंग से कम। संट बाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की बनी होती है ना, ये बाइंडिंग कई बार बता दिया। बी संट बाइंडिंग से अधिक, संट बाइंडिंग से अधिक, सही है ना। संट बाइंडिंग से क्या आएगी, अधिक। हाँ, सी सीरीज बाइंड सॉरी आर्मेचर बाइंडिंग से कम, आर्मेचर बाइंडिंग से कम। डी आर्मेचर बाइंडिंग से अधिक, आर्मेचर बाइंडिंग से अधिक, यही है ना। आर्मेचर बाइंडिंग से क्या है, अधिक, ये है बात, है ना, ये चीज़ है। अब तुम्हें बताओ क्या इसमें संट बाइंडिंग है क्या, नहीं है, जबकि 90% स्टूडेंट इसको ये आंसर ठोक के आ जाते संट बाइंडिंग से कम। ये गलत आंसर है। आपसे क्या पूछ रहा है, डीसी सीरीज जनरेटर, क्या पूछ रहा है, डीसी सीरीज जनरेटर में सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्नों की संख्या क्या होती है। तो देखो संट बाइंडिंग तो आएगी नहीं, आर्मेचर में बाइंडिंग तो बहुत सारी होती है, आएगी, काफ़ी बाइंडिंग की जाती है, तो और ये टर्नों की संख्या सीरीज की कम है। तो ध्यान रखना, बाइंडिंग अगर पूछ ले तो आर्मेचर बाइंडिंग के टर्नों की संख्या हमेशा सीरीज फील्ड बाइंडिंग के टर्नों की संख्या हमेशा आर्मेचर बाइंडिंग से क्या आती है, कम आती है। सीरीज बाइंडिंग में जो बाइंडिंग के टर्न लगेंगे वो आर्मेचर बाइंडिंग से क्या रहेंगे, कम रहते हैं। बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोध देखो आर्मेचर का कम होता है, इसका अधिक होता है। आर्मेचर का तो बहुत कम होता है, 0.5 से 1 ओम ही होता है आर्मेचर का प्रतिरोध, मैंने लिखा भी दिया। तो प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध सीरीज बाइंडिंग का अधिक होता है आर्मेचर से। अगर टर्नों की संख्या पूछ ले तो आर्मेचर से टर्नों की संख्या सीरीज बाइंडिंग की कम होती है। प्रतिरोध तो अधिक होता है, समझ में आ गया। प्रतिरोध तो क्या होगा इसका अधिक, और टर्नों की संख्या क्या होगी, कम। बोलो दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं है। यहां पर लड़के गड़बड़ कर देते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों आज का जो पॉइंट कंप्लीट हुआ है, मैंने 2 जनरेटर आपको पढ़ा दिए हैं, एक तो डीसी सीरीज पढ़ाया है, डीसी संट पढ़ा दिया है, ये कंप्लीट हो चुके हैं दोनों जनरेटर। आप क्वेश्चनों को चेक करें, अच्छे से पढ़ें। अब जो कल नेक्स्ट जनरेटर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है डीसी कंपाउंड जनरेटर। क्या है दोस्तों, डीसी कंपाउंड जनरेटर। वो आपको मैं डीसी कंपाउंड जनरेटर कल पढ़ाऊंगा। समझ में आज की क्लास कैसे लगी, बढ़िया रही ना। तो प्लीज आपको यदि आज की क्लास में मजा आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, आपका बेस क्लियर हुआ है, आपकी जो कमियां थी, जो आपको नहीं मिल पा रही थी, अगर वो दूर हुई है, तो प्लीज आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात आपसे कई बार बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, यदि देखो दोस्तों आप अपने दोस्तों से बोलो जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, उनसे बोलो आप क्लास लेंगे, वो चैनल को उन पे सब्सक्राइब करवाओ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव आपके सामने आ सकूं। समझ में आ गया। और कमेंट जरूर किया करो, मैंने कई बार बोल दिया है, आप कमेंट करो। और अब की बार जो कमेंट करो आपके नंबर जरूर लिखना, मोबाइल नंबर, आप कहाँ से हो, आपके पास में मैं मोबाइल नंबर, आपके पास में मैं कॉलिंग करूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। कल मॉर्निंग में अपन फिर 7 बजे मिलते हैं। ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।